हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, पेपर का रिव्यू, पेपर का एनालिसिस और पेपर का सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं आपके सामने। जो हमारा अकाउंटिंग नवंबर 22 का पेपर हुआ है, पहले उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर पेपर को देखेंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कहाँ से आए, कैसा पेपर था, इजी था, आसान था, मुश्किल था, एवरेज था, कैसा पेपर था। सबसे पहले देखो, पेपर का एनालिसिस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो एज यूजुअल आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था। पहला क्वेश्चन AS2 से था। दूसरा क्वेश्चन AS3 से था, थ्योरी का क्वेश्चन था इस बार। तीसरा क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से था। और जो डी पार्ट था वो इन्वेस्टमेंट AS13 से आपका क्वेश्चन था। तो ये टोटल मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन आपका चारों पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट थे, दोनों में 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे। पहला इंश्योरेंस क्लेम का था, दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का था, जो नॉर्मली पहले भी हमने देखा है, ठीक है, कि इंश्योरेंस क्लेम और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से ही होता है नॉर्मली। तीसरा क्वेश्चन ब्रांच अकाउंटिंग का था 10 नंबर का, उसमें सेकंड पार्ट आपका सिंगल एंट्री सिस्टम से था। चौथा क्वेश्चन एक बार फिर से 20 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज वाले क्वेश्चन से। मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ठीक, 20 नंबर में। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 दो पार्ट थे, एक 12 का और एक 8 का। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका डिवेंचर के रिडम्पशन से था, और जो 8 नंबर वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का चैप्टर से क्वेश्चन था आपका, ठीक है। 6 क्वेश्चन वही 5 पार्ट होते हैं, 4 करने होते हैं आपको 5-5 नंबर के। तो इसमें 5 पार्ट, पहला 5 नंबर का हायर परचेज का था। उसके बाद एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था 5 नंबर में। बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन जो आप 11th-12th में फाउंडेशन में पढ़ते हो वो। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 5 नंबर का क्वेश्चन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन था। और एएस की थ्योरी थी, जिसमें पूछा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 नंबर का एएस की थ्योरी से क्वेश्चन था। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस बार? AS1 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, AS10 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 12 से 16 से कोई क्वेश्चन नहीं आया। चैप्टर में PPI से यानी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट टाइम 20 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आया था, इस बार वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बोनस इश्यू ऑफ शेयर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बाकी इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन को टच किया है, ठीक है। अब ओवरऑल हम क्या बोलें, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर इजी था। पेपर इजी था। जिन बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन किया होगा उनके लिए पेपर लेंथी होगा, यानी उनके लिए लेंथी लगा होगा। लेकिन अगर उन्होंने, जिन बच्चों ने भी इसको छोड़ दिया होगा, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो 5 क्वेश्चन किए होंगे, मुझे लगता है उन्होंने बहुत आराम से अपने पेपर को टाइम से कंप्लीट किया होगा। यानी जिन बच्चों ने भी अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा ना, तो उन्होंने इसको छोड़कर बाकी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, आपको पता ही है। 20 नंबर का क्वेश्चन कोई भी होगा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो एएस के बहुत आसान क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो हमेशा नॉर्मली आप जो देखते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बिल्कुल अनसीन क्वेश्चन हो। तो सारे क्वेश्चन देखे दिखाए थे। इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन और इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन थे। आपका ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन फिर भी आसान था, ठीक। कैपिटल कंपैरिजन मेथड से एक तरीके से क्वेश्चन पूछा था। डिवेंचर के रिडम्पशन का जैसे आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही था। डिपार्टमेंटल का नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वही थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। इसका मतलब यह है कि अगर जिन बच्चों ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को छोड़कर पेपर बनाया होगा, उन्होंने टाइम से पेपर बना लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने इस क्वेश्चन को पकड़ा होगा,
उनको टाइम लगा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, 40-45 मिनट ले गया होगा जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा पेपर का एनालिसिस। चलिए अब जरा पेपर पर आते हैं, पेपर देखते हैं पहले। ठीक है, देखो जी, ये है आपका पेपर। पेपर में पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से, जिसमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पूछा था। जैसे देखिए, आपके पास एक रॉ मटेरियल था, एक फिनिश प्रोडक्ट बी था और एक रॉ मटेरियल ए था। रॉ मटेरियल के जो यूनिट दे रखे हैं वो आपके दे रखे हैं 750 पर यूनिट। देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 150, फ्रेट इनवर्ट दे रखा है 10, तो टोटल कॉस्ट हो गया 160। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इसका 152। मटेरियल कंज्यूम्ड देखिए 225, डायरेक्ट लेबर 25 और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 60, और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 1 लाख रुपए, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000, यानी 5 रुपए पर यूनिट ये हो गया। तो टोटल मिलाकर फिनिश गुड्स की कॉस्ट देखी जाए तो 365 है। 365 कंपनी कहती है कि आपके पास जिस you are required to value the closing stock of raw material and closing stock of finished goods on 31st March 22 as per AS2 when selling price of the product is 360 per unit। मतलब अब देखिए, आपका कॉस्ट आता है फिनिश प्रोडक्ट का 365, आप बेचने जा रहे हो 360 पर, तो आपके प्रोडक्ट की एनआरवी कम है, तो फिनिश प्रोडक्ट वैल्यू होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब 360 पर। तो 360 इंटू 1600, इससे मल्टीप्लाई करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी फिनिश प्रोडक्ट की। उसके बाद रॉ मटेरियल, आपको पता है जिस फिनिश प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल लगता है, अगर वो फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है तो आप जो मटेरियल की वैल्यू करते हो वो करते हो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट प्राइस लोअर है, 152 रुपये है, तो 150 इंटू 750 ये आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहली बात तो सॉल्यूशन में ये बात ध्यान रखना, मैंने अपनी एजम्पशन से सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। इंस्टीट्यूट की कोई भी एजम्पशन जो होगी वो डिफरेंट हो सकती है। और हाँ बेटा, अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक दिखे तो प्लीज़ मेरे को बताएं ज़रूर, आप कैलकुलेशन मिस्टेक को, या कोई भी हो सकता है कभी कुछ पॉइंट एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर हो जाती है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो ज़रूर मेरे को बताएं। ठीक, क्योंकि ह्यूमन एरर हो जाती है। ये जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा मेरे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा देखो जी, ये हो गया मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। कॉस्ट प्राइस, ये मटेरियल का कॉस्ट हो गया। ये फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट हो गया, ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। अब वैल्यूएशन, फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यूएशन होगी 365 और 360 विच एवर इज लोअर, ये देखिए। और रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर 1,14,000, टोटल हो जाएगा 690। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैश फ्लो का थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी एक्टिविटीज के आइटम है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे पूछा डिविडेंड, डिविडेंड आपको पता है फाइनेंसिंग होता है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम, तो ये आपका इन्वेस्टिंग का होगा। लोन एंड एडवांसेस अगर आपने सप्लायर को दिए हैं तो ऑपरेटिंग का होगा, समझे। डिपॉजिट अगर आपने 2 साल से ज़्यादा के लिए किया है बैंक में तो इन्वेस्टिंग हो गया, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया ये। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू होने की उम्मीद नहीं है, वो आपके कैश इक्विवेलेंट होता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न ऑन देयर इन्वेस्टिंग है। इंश्योरेंस क्लेम अगर कोई लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए मिला है तो ऑपरेटिंग है। ठीक है जी। सब्सिडरी को आपने कोई लोन दिया, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न करोगे वो इन्वेस्टिंग है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि ये कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं है। टर्म लोन रिपेड फाइनेंसिंग है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है और एक आपका नॉर्मल एक्सचेंज लॉस निकालने का क्वेश्चन था और एक्सचेंज गेन निकालने का क्वेश्चन था। तो इसका भी सॉल्यूशन देखिए मैंने बनाया हुआ है, इसमें
देखो सबसे पहले तो एक इन्होंने 31 दिसंबर को कोई गुड्स एक मशीनरी खरीदा है, उसका पेमेंट इन्हें 4 महीने के बाद करना है, उसके लिए इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर इनको जो लॉस हुआ $1.35 पर डॉलर, तो $20,000 पर 27,000 का लॉस होगा। इसको 4 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 4 महीनों में एलोकेट कर दिया जाएगा, जिसमें से 3 महीने करंट ईयर में आते हैं और 1 महीना नेक्स्ट ईयर में आता है। तो 3 महीने का जो लॉस होगा वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाएगा और बाकी जो 1 महीने का लॉस होगा वो अगले साल के पीएनएल में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड पेबल से रिलेटेड दे रखा है, पहले रुपीस में दे रखा था और बोल रखा है 75 पे उसको रिकॉर्ड कर रखा है, तो हमने नंबर ऑफ डॉलर निकाल लिए 13,000। फिर आपका 31 मार्च को रेट था 79, तो आपका जो एक्सचेंज लॉस हो गया वो हो गया 52,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और फिर अगले साल जाकर 1 मई को आपने इनको सेटलमेंट कर दिया, तो उस टाइम रेट जो था वो 78.3 था, तो आपको यहाँ पर गेन हो गया कितना 9100 का। AS 11 के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट है, 52,000 का लॉस करंट ईयर के पीएनएल में चला जाएगा। जो एक्सचेंज गेन आपको हुआ है नेक्स्ट ईयर में जाकर वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था। ये इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे थे और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे थे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू होते हैं जब तक देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन यहाँ पर परमानेंट डिक्लाइन हो रहा था क्योंकि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कंपनी कंसिस्टेंटली कैश लॉसेस में जा रही है, अपना मार्केट शेयर खो चुकी है, तो इट सीम्स दैट देयर इज ए परमानेंट डिक्लाइन। तो 1 लाख की चीज़ थी, हमने 55 पर वैल्यू किया और 45,000 को राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यहाँ पर देखिए एक कंपनी थी जिसके आपने शेयर खरीदे, शेयर तो आपने खरीदे 5 लाख रुपए में, लेकिन आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 3,20,000 है और ये करंट इन्वेस्टमेंट है। तो करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा वैल्यू होते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो इसको 3,20,000 पर वैल्यू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, यानी AS 13 से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2A देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है। काफी आसान क्वेश्चन था बच्चों, आपके स्टडी मटेरियल की में बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मेरी बुक में भी दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 28 सितंबर को आग लगी, 5 लाख की एक पॉलिसी ली थी, 62,000 इनका क्या था, स्क्रैप वैल्यू था। यहाँ पर ये आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक यानी करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर की परचेज, प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है। इससे हमारा GP रेशियो निकल आएगा जो 20% निकल कर आया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इन्होंने करंट ईयर का परचेज दे रखा है अप टू द डेट ऑफ फायर, उसके बाद अप टू द डेट ऑफ फायर तक का आपका सेल दे रखा है। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि 1,20,000 परचेस आपने ऐसा किया था, जो आपके पास गुड्स तो आ गया लेकिन गोडाउन में गुड्स आ गया लेकिन इनवॉइस नहीं मिला था। जब इनवॉइस नहीं मिला था तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आपको क्या करना है, इसमें ये 1,20,000 को ऐड करना है, जो करंट ईयर की परचेज है उसमें ये ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि देखिए गुड्स आ गया, तो गुड्स आ गया तो गोडाउन में गुड्स चला गया होगा, जब गोडाउन में गुड्स चला गया तो जब आग लगी होगी तो उसने इस गुड्स को भी जला दिया होगा, तो इसलिए इसको आपको लेना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 90,000 का गुड्स यूज किया लेकिन वो सेल वैल्यू है, तो आपको इसकी कॉस्ट निकालनी थी। इसमें 20% GP रेशियो घटाने के बाद 72,000 इसकी कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखनी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद 90,000 का आपने ऐसा सेल किया है जिसका गुड्स आपने डिस्पैच नहीं किया था, डिस्पैच नहीं किया था तो वो गोडाउन में मौजूद होगा, तो एक तरीके से ये सेल हुआ नहीं, तो सेल में से इसको माइनस कर देंगे जो करंट ईयर का सेल है। फिर यहाँ पर एक गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पर भेजा था जिसका 2/3 अप्रूवल अभी तक नहीं मिला, तो 1 लाख का अप्रूवल नहीं मिला, तो 1 लाख सेल से माइनस करके उसकी कॉस्ट निकालनी थी और कॉस्ट निकालकर स्टॉक विद कस्टमर करके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख देनी थी। ठीक है, और फिर आपसे कहता है लॉस ऑफ स्टॉक बताइए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए ये है। पहले पिछले साल का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे आपका GP रेशियो निकल कर आएगा 20%। फिर देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर यहाँ पर देखिए ये परचेज में ये 120 मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर सेल में से देखो पहले जो डिस्पैच गुड्स नहीं हुआ था वो माइनस कर दिया, अप्रूवल वाला माइनस कर दिया, तो ये सेल बचा। स्टॉक विद कस्टमर ये आ गया और जो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आपने गुड्स दिया वो ये आ गया। फिर यहाँ पर GP मैंने लिख दिया 31,50,000 का 20%, ये आपका GP आ गया और यहाँ पर ये आ गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 598,000। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ लॉस बाई फायर, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो फायर से पहले था सैलवेज इसमें से घटा देंगे तो 535,500, और फिर आपको एवरेज क्लॉज लगाना है पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस, तो आपका ये इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद 2B जो था बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें हमने देखिए ये बनाया है आपके इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उसने शेयर खरीदे,
पहले से उसके पास कुछ शेयर्स थे, फिर उसने शेयर खरीदे, फिर बोनस मिला, फिर राइट ऑफर हुआ, राइट उस शेयर उसने नहीं खरीदे बल्कि राइट भेज दिया, तो उससे उसको जो पैसे मिले होंगे वो इनकम होगी, मैंने इनकम में ले रखा है। फिर डिविडेंड मिला, डिविडेंड में से कुछ डिविडेंड पोस्ट डिविडेंड था, कुछ प्री डिविडेंड था। जो पोस्ट डिविडेंड था वो इनकम में चला गया, जो प्री डिविडेंड था वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानकर रिडक्शन कर देंगे इसमें। फिर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा था और फिर प्रॉफिट निकाला और बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया था। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2B इन्वेस्टमेंट का। चलिए अब देखिए, ये ब्रांच का क्वेश्चन था। ब्रांच के क्वेश्चन में बच्चों आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना था, डेटर्स अकाउंट बनाना था, एडजस्टमेंट बनाना था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट देखिए इनवॉइस वैल्यू पर भेजा था, यानी सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस पर ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक था, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसमें दे रखा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो आपको यहाँ पर गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखना होता है, और जो गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो उसको यहाँ पर जोड़ देना होता है। ठीक है, तो ये जोड़ दिया था, फिर आपने ये इतना वापस कर दिया था, इतना सेल किया कैश में, इतना क्रेडिट में। अच्छा, एक सेल का रिडक्शन हुआ था, तो जो सेल प्राइस में रिडक्शन होता है ना, वो आपको क्या करना होता है, वो आपको स्टॉक अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड में लिखना होगा, क्योंकि आपको पहले जो सेल किया है ना उसको नॉर्मल सेल प्राइस पर लाना पड़ता है, सारे सेल प्राइस को। क्योंकि देखियो आपने 1500 रुपये का छूट दिया, अब 1500 रुपये का अगर छूट दिया, ये डिस्काउंट नहीं है, ये नॉर्मल रिडक्शन है जो नॉर्मली हम ऑन द स्पॉट कर देते हैं। तो ये सेल जो होगी फिर नॉर्मल सेल प्राइस पर नहीं होगी, तो इसलिए नॉर्मल सेल प्राइस पर लिखने के लिए रिडक्शन इन सेल वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं और फिर इसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पर देखिए आपका ये जो है स्टॉक आ गया, स्टॉक आपका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में जो दे रखा है और ये ट्रांजिट वाला था, तो टोटल मिलाकर और फिर स्टॉक अकाउंट में एक नॉर्मल लॉस आया है। क्वेश्चन ने बोला है कि स्टॉक अकाउंट में अगर कोई डिफरेंस आता है, यानी अनअकाउंटेड स्टॉक रह जाता है, तो उसको नॉर्मल लॉस मानना है। तो ये नॉर्मल लॉस आ गया और नॉर्मल लॉस को उठाकर यहाँ लिख देते हैं, आप सबको पता है, ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। तो ये डेटर्स अकाउंट, ये एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपका ब्रांच P&L अकाउंट। बच्चों ये यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आया है 26,687 रुपये का प्रॉफिट आया है मेरा। ठीक, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरी नोटिस में लेकर आना, वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से केयरफुल रहा हूं मैं। तो ये ब्रांच का क्वेश्चन था। अच्छा, अब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है उसके बाद, ये ब्रांच का क्वेश्चन था, अब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन देखिए। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आसान था। तो इसमें क्या था, जैसे एक रमेश है, उसके पास 3,30,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में थे, उसने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन, तो एक तरीके से ये उसका ओपनिंग कैपिटल हो गया 1 जनवरी 2021 का। उसके अकाउंट क्लोज हुए पहली बार उसने 31 मार्च 2022 को, यानी 15 महीने हो गए। हिज सिंगल एंट्री बुक्स इन विच ही डिड नॉट मेंटेन एनी बैंक अकाउंट शोड हिज पोजीशन एज फॉलो। तो ये देखो, ये आपका स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स की ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, उसने 1 फरवरी 2021 से हर महीने 770 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए यानी ड्राइंग के लिए निकालना शुरू कर दिए। उसके जो बैंक के डिटेल थी, इतना डिपॉजिट किया उसने, इतना विड्रॉवल किया, तो पहले जो 3 महीने थे, यानी 1 जनवरी 21 को बिजनेस शुरू किया, 31 मार्च 21 को उसके अकाउंट क्लोज होंगे या उसका प्रॉफिट निकलेगा, तो उसका पहले 3 महीने में डिपॉजिट तो कुछ नहीं हुआ लेकिन विड्रॉवल हुआ। फिर देखो अगले साल जाकर आपका डिपॉजिट भी हुआ और विड्रॉवल भी हुआ। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि उसने जो विड्रॉवल में, ये जो विड्रॉवल लिखा हुआ है ना, ये विड्रॉवल, इसमें 2,20,000 जो है वो मशीन आपने परचेज किया था, और ये जो विड्रॉवल है इसमें 66,000 आपने मशीन परचेज किया था, बाकी जो आपने नॉर्मल विड्रॉवल किया होगा। ठीक है जी, तो ये आपसे क्वेश्चन ने बोला है। फिर यहाँ पर कहता है कि ये जो भी डिपॉजिट करते हो वो आपके डेटर से चेक आते हैं, उसका डिपॉजिट होता है। एक डेटर्स था जिसने 2700 रुपये डायरेक्टली बैंक में जाकर जमा कर दिए, हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो हमें इसके बैंक अकाउंट जब बनाएंगे ना तो उसके डेबिट साइड में लिख देना टू डेटर 2700 रुपये। चलिए, अब आपसे कहता है कि आपको क्या क्या बनाना है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट समझ लो। ठीक है, और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 31 मार्च 21 को और 31 मार्च 22 को। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, एक तो मेन तौर पर बैंक अकाउंट बनाना था। बैंक अकाउंट बनाकर आपको 31 मार्च 21 का और 31 मार्च 22 का बैंक बैलेंस निकालना था। ठीक है, फिर जब वो बैंक बैलेंस निकल आएगा तो बाकी एसेट और लायबिलिटी तो आपको गिवन है, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग भी बन जाएगा, क्लोजिंग भी बन जाएगा। उसके बाद में फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा। तो देखो जरा ये कैसे इसका सॉल्यूशन है। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो यहाँ पर ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये मैंने निकाला है 84,700। ठीक है, फिर ये दे रखा और ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल है।
उसके बाद देखिए ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। ये मशीनरी है, देखो 2,20,000 की मशीनरी आपको परचेज की थी, और ये 286 हो गई मशीनरी, क्योंकि 220 तो पहले से थी, 66 आपने इस साल और परचेज कर ली। फिर ये दे रखा है, ये आपने निकाला है बैंक अकाउंट बनाकर, ये दे रखा था, और ये आपका कैपिटल आ गया क्लोजिंग। अब ये कैसे निकला, देखो बैंक अकाउंट ये है, पहले से आपके पास देखिए जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया उस दिन आपके पास 3,30,000 थे, आपने मशीनरी परचेज किया 2,20,000 का, बाकी आपने कैश को विड्रॉ किया तो 25,300, टोटल वैसे कितना किया था 2,45,300 का विड्रॉवल था, लेकिन उसमें से 2,20,000 मशीनरी था, बाकी अदर विड्रॉवल था, तो ये बैलेंस शीट ही बच जाएगा। फिर इसी बैलेंस को इधर उठा लाएंगे टू बैलेंस बीडी। फिर देखिए इस बार डिपॉजिट किया आपने, एक कस्टमर था उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, फिर आपने 66 का मशीनरी खरीदा, बाकी 2,31,000 का अदर विड्रॉवल होगा, ठीक है, तो बैलेंस बचेगा 43,400। ये आपके बैंक का बैलेंस आ गया, और बैंक का बैलेंस जब आ गया तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर बना लिया। और उसके बाद देखो प्रॉफिट 31 मार्च 2021 वाला प्रॉफिट देखिए, कैपिटल 31 मार्च को दे रखी है 3,23,400, इसमें ड्राइंग जो उसने 2 महीने ड्राइंग की है फरवरी और मार्च, ठीक है, 770 इंटू 2, और फिर बैंक बैलेंस जो ओपनिंग था, जो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी वो घटा दोगे तो पहले पीरियड में पहले 3 महीने में इसको लॉस हुआ 5,060 रुपये का। फिर अगले साल इसको प्रॉफिट हुआ, देखो 3,63,500, ये उसकी कैपिटल थी, इसमें ड्राइंग अब पूरे 12 महीने का ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसमें से ओपनिंग कैपिटल घट जाएगा और ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था कुछ भी नहीं। अब ये आपका पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर का था बच्चों। इसमें देखिए बैलेंस शीट का जो टोटल आया है वो आया है 1,95,66,325, ये आपका क्वेश्चन था, समझे। इसमें प्रॉफिट जो पीएटी निकल कर आया है वो ये आया 3,50,962 रुपये, मेरा पीएटी निकल कर आया है, पीएटी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, इसमें कई सारे देखो नोट्स बने हैं, ये सब नोट्स बने हुए हैं इसके, ठीक है, यानी 6 नोट्स बनाने पड़े हमको। एक तो शेयर कैपिटल का नोट्स बना, एक रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बना, एक अदर करंट लायबिलिटी का नोट्स बना है, एक आपका टेंजिबल फिक्स एसेट का नोट्स बना है, ठीक है, एक आपके अदर एक्सपेंसेस का ट्रेड रिसीवेबल का है, और एक अदर एक्सपेंसेस का है। इस क्वेश्चन में बेटा एक डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ था, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड नेक्स्ट ईयर 5 अप्रैल को जाकर हुआ है, तो उसकी हमें अकाउंटिंग इस साल नहीं करनी, समझे, इसको नेक्स्ट ईयर में जाकर अकाउंटिंग करनी है, इस साल इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5A का डिवेंचर का क्वेश्चन था, तो ये देखिए डिवेंचर आपका एक, इसमें डिवेंचर अकाउंट बनाना था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना था, ठीक है, 8.75% डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था, और डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पूछा था आपसे, तो ये मैंने आपका क्वेश्चन बनाया है। 12 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, ये 12 नंबर का, इसमें 2 बार उन्होंने अपने ही डिवेंचर खरीद कर कैंसिल किए, ठीक है, बाद में जाकर लास्ट में बाकी जो डिवेंचर बचे थे वो भी कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो ये आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, और ये आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, तो इसको आप देख लेंगे। अच्छा 5B डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन था बेटा, डिपार्टमेंटल के क्वेश्चन में इन्होंने इंटर डिपार्टमेंटल कितना ट्रांसफर किया ये अलग से नहीं दे रखा, लेकिन दे रखा था कि परचेज में इंक्लूड है डिपार्टमेंट बी के, ठीक है, तो हमने ये भी मान लिया, फिर डिपार्टमेंट ए के सेल में इंक्लूड होगा वो, तो आपको अलग से उसको निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि गिवन नहीं था। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो एक तो कैरिज आउटवर्ड दे रखा था, तो कैरिज आउटवर्ड को तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेल के रेशो में, ठीक है, सेल के रेशो में कैरिज आउटवर्ड को मैंने सेल के रेशो में बांट दिया, लेकिन बाकी रेंट और अदर एडमिन एक्सपेंसेस दे रखे थे, उसके बारे में कोई भी हमको बेसिस नहीं दे रखा कि हमें किस रेशो में बांटना है, ना ही कोई एरिया का दे रखा है, ना ही कोई एडमिन के बारे में कुछ और दे रखा है, तो उसको बेटा मैंने डायरेक्टली रेंट को और इसको जर्नल पीएनएल में ले लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई बेसिस था नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना एजम्पशन भी लिख दिया है, इन द अब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरिज आउटवर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सेल एंड रेंट एंड अदर एडमिन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू जनरल पीएनएल, ठीक है, और आईडीटी आर इंक्लूडेड इन सेल ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड परचेज ऑफ डिपार्टमेंट बी, क्योंकि डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स भेजता है, तो ये आपका बन गया आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट। उसके बाद देखिए जनरल पीएनएल में एक तो ये इनके नेट प्रॉफिट निकल कर आया, फिर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्वेश्चन ने बोला है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में 80% गुड्स ऐसा होता है जो डिपार्टमेंट ए से आया हुआ है, यानी कंटेंट रेशो 80% दे रखा है। पिछले साल का जीपी रेशो लगाकर आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और करंट ईयर का जीपी रेशो लगाकर यानी जो 25% आपने निकाला उसको लगाकर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन था। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके आपके वही
5 पार्ट होते हैं जिसमें से 4 आपको करने होते हैं। तो देखो ये हायर परचेज का क्वेश्चन था, इसमें कैश प्राइस निकालना था। 5 इंस्टॉलमेंट दे रखी थी 60,000 की हाफ ईयरली। तो वैसे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, लेकिन हाफ ईयर लोगे तो 5% है। ठीक है, तो 5/105 करके मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लिया और ये टोटल कैश प्राइस आ गया इसका। समझे। फिर 6B अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था, इसमें पूछा था कब अकाउंटिंग इक्वेशन उसकी वजह से कब एसेट बढ़ेगा घटेगा और इक्विटी पर क्या इसका इफेक्ट होगा। तो वही ये देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस ये दे रखा था, फिर लाइबिलिटी सेटल करोगे 2% डिस्काउंट से। ठीक है, 50,000 का लाइबिलिटी था तो 50,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगा, 2% डिस्काउंट पर किया तो 49,000 से एसेट कम होगा और 1,000 से इक्विटी बढ़ जाएगा। फिर डिविडेंड आपने अर्न किया, इससे आपका एसेट बढ़ेगा इक्विटी बढ़ेगा। रेंट पे किया बेटा, इक्विटी कम होगा आपका एसेट कम होगा। ठीक है, ड्राइंग किया आपने, इक्विटी कम होगा और आपका एसेट कम होगा। फिर आपने BR रिसीव किए तो बेटा एसेट एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा और इक्विटी और लायबिलिटी पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट इक्वेशन आपकी ये बची हुई है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है और जनरल रिजर्व को रिडम्पशन के लिए यूज करना है। आमतौर पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है। लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज करोगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है, CRR बनाने के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये रिडम्पशन ड्यू की एंट्री, फिर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को 45,000 को मैंने डेबिट किया और उससे सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ किया है। बाकी जनरल रिजर्व 7 लाख का था, उससे मैंने CRR बना दिया। जबकि आपको कैपिटल का रिप्लेसमेंट चाहिए था 9 लाख का, तो 2 लाख का आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा। तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने 2 लाख रुपए का फ्रेश इशू कर दिया। अब सवाल उठता है क्वेश्चन में 10 लाख दे रखा है, आपने 9 लाख का रिडम्पशन क्यों किया? क्योंकि नीचे दे रखा है 1,000 शेयर पर आपको कुछ पैसे नहीं मिले हैं, तो वो पार्टली पेड शेयर्स हैं और उनके बारे में अभी कुछ हमको पता नहीं चल रहा। जब वो लोग आ जाएंगे पैसे हमको कॉल मनी दे देंगे, उसके बाद में फिर हम उनके शेयर फुली पेड हो जाएंगे, तब उनका रिडम्पशन होगा। अभी उनका रिडम्पशन नहीं हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6D, इसमें आपको इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर ये बताना था कि आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना होगा। तो इफेक्टिव कैपिटल 62,55,000 है, तो ये लेस देन 5 करोड़ है, तो रेम्यूनरेशन जो होगा वो कितना होगा 60,000 पर एनम होगा। ठीक है, ये इफेक्टिव कैपिटल हमने निकाली। अच्छा, उसके बाद देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6C, इसमें पूछा था कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है और द मेन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एस फॉलो। तो ये आपका एक स्टडी मटेरियल में पूरा क्वेश्चन दे रखा था, उसी की बिल्कुल क्वेश्चन उठाकर इंस्टीट्यूट ने दे दिया। तो ये आपका बच्चों पेपर का ओवरव्यू यानी रिव्यू था पेपर का एनालिसिस हमने किया और पेपर के सॉल्यूशन आपको मैंने बताया। बच्चों ध्यान से मैं आपको फिर से बता देता हूँ, PDF जो ये है पेपर का, ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक दिखे या कोई भी टाइपिंग मिस्टेक दिखे तो प्लीज़ ज़रूर मेरे नोटिस में लेकर आना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे के पेपर के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट सब लोगों को। थैंक यू सो मच।